गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। देखो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर हम बता रहे हैं आपको। अभी तक बायोमॉलिक्यूल्स पे स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हमने फिर आपको बताया कि प्रोटीन्स होते हैं। तो बताओ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टूडेंट, इनमें किस टाइप की लिंकेज होती है? किस टाइप की लिंकेज आपको मैंने बताई थी? जो कार्बोहाइड्रेट्स Glycosidic बने थे, linkage. पॉलीसैकेराइड्स जो बने थे स्टूडेंट, जैसे स्टार्च है, Glycosidic linkage. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिली थी। वेरी गुड आंसर। और जो प्रोटीन्स थे ये भी, व्हाट आर प्रोटीन स्टूडेंट, इनको आपने कैसे डिफाइन किया था? व्हाट आर प्रोटीन स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स क्या होते हैं? Polymers of alpha amino acids. वेरी गुड आंसर। तो व्हाट इज द बॉन्ड, इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है स्टूडेंट? Peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो देखो कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल कभी भी बनते हैं स्टूडेंट, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, कोई ना कोई लिंकेज उनमें होने वाली है। और अब जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट, ये न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं जो हम अभी आपको डिस्कस करने जा रहे हैं? डीएनए और आरएनए स्टूडेंट। ये भी तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। ये बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जो हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, वो मोनोमर्स होते हैं। उनको जुड़ने के बाद ये बड़े बड़े यूनिट बनते हैं, बड़े बड़े यूनिट बनते हैं स्टूडेंट। अब ये इसके बारे में आपको पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। जो बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, उन्होंने पता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन कुछ स्पीसीज होते हैं, आप जो होते हैं आपकी रिजेम्बलेंस आपके पेरेंट्स के ऊपर जाती है स्टूडेंट्स। तो आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिटेड हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन हो रही है, तो जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट लिविंग सेल का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट करेक्टर्स। देखो, इनहेरेंट करेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं नहीं हो रहे, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर. तो आपके कह रहे हैं शक्ल मिलती है आपकी मम्मी से, आपके पापा से, आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये इनहेरेंट जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन स्टूडेंट, इसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। इसकी ज़्यादा डिटेल्स बायो वाले स्टूडेंट्स के पास मिलेंगी आपको, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। और उन्हें क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रोमोसोम्स। तो देखो, हल्का फुल्का भाइयों की बातचीत चल रही है कि हम कह रहे हैं कि आपकी जो हेरिडिटी है वो पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए। जो ट्रांसमिशन हो रही है स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बने होते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन्स के और बायोमॉलिक्यूल्स के। इनके अंदर क्या क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं स्टूडेंट, और बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। तो क्रोमोसोम्स के अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी बताई मैंने? जल्दी से बताओ, क्रोमोसोम में कौन कौन सी दो चीजें मैंने बताई हैं स्टूडेंट्स? क्या लिखा हमने? क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? प्रोटीन्स। और किसके बने होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स हम कौन से न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रहे हैं? दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स का आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, क्या क्या होते हैं वो। एक को आप बोलते हैं डीएनए, और दूसरे को क्या बोलते हैं? आरएनए। ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये क्या है? टू टाइप्स ऑफ, दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है? डी ऑक्सी, इसको क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी एन
डीऑक्सी है ना, तो डीऑक्सी रिबो क्या बना ये यहाँ से, डीऑक्सी कहते हैं, और आगे क्या बना, रिबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या बना स्टूडेंट, ये सीधा रिबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या बना, रिबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो दो न्यूक्लिक एसिड्स की मैं बात बता रहा हूँ आपको, किसका बता रहा हूँ, एक डीएनए का और एक आरएनए का स्टूडेंट्स। तो ये है क्या चीज, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सब बायोपॉलीमर्स हैं, आपको मैं कह रहा हूँ ये बायोपॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर का मतलब ये है कि इनमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होंगे जिसके ये बने होंगे। बोलो सही बात है या नहीं, अभी तक जो बातें हमने हाँ बताई वो जी सब सर। पॉलीमर्स ही थे। आपने कहा कि प्रोटीन भी पॉलीमर है और स्टार्च भी पॉलीमर है, ये सब पॉलीमर्स थी, और उनमें कुछ लिंकेज थी। जब छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़ते हैं, कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने थे और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बने थे प्रोटीन्स के अंदर, तो यहाँ भी तो फिर ये कहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, मोनोमर्स, उनसे जुड़ के ये बनेंगे। किसको जोड़ के बनेंगे, मोनोमर्स यूनिट्स को, छोटे छोटे। तो फिर ये कौन से यूनिट्स हैं स्टूडेंट जिनसे ये बनते हैं, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स से। मैं नाम लिख रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स स्टूडेंट, अभी इनके बारे में हम पता करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये मोनोमर्स हैं जिनको जुड़ने के बाद ये बनेंगे, ये क्या है, मोनोमर्स। और न्यूक्लियोक एसिड्स क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इनके कंपोनेंट्स हम देखेंगे, इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट, कितने, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पेन ठीक कर लूं, अच्छा इसके अंदर हम कितने बता रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सर ये आपने न्यूक्लियोटाइड्स के नीचे मोनोमर ये ये मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से जो बनते होता है हैं। वो 3 यूनिट मिला के बनेगा। तो फिर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स जो होते हैं ये मोनोमर्स होते हैं, है तो ये मोनोमर, लेकिन ये 3 चीजों को मिला के बनेंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो उसमें 5 कार्बन शुगर होगी, एक 5 कार्बन वाली शुगर होगी स्टूडेंट इसके अंदर, और क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा स्टूडेंट। तो और तीसरा क्या होगा इसमें स्टूडेंट, एक 5 कार्बन वाली शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा। क्या होगा, नाइट्रोजीनियस बेस स्टूडेंट। 3 चीजें होंगी तब जाके ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स के जब पॉलीमर बन जाएंगे, बहुत सारे जुड़ जाएंगे, तो बनने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। और इनके बारे में बता रहे हैं, बात समझ में आई, नोट कर लो इसको। कर लिया सर। देखो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, दोबारा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मैं कह रहा हूँ न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स, क्या होते हैं, बायोपॉलीमर्स होते हैं ऑफ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। तो बहुत सारे लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, असेंशियल टू ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। एंड न्यूक्लिक एसिड इज द ओवरऑल नेम ऑफ, कौन कौन से हैं, डीएनए और आरएनए, 2 बताए मैंने, एक डीएनए और एक आरएनए बताया, ठीक है। और ये हाँ जी सर। किसके बने होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, दे आर द मोनोमर्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ये तीन कंपोनेंट से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। एक तो 5 कार्बन की शुगर होती है, देखो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे आपको, तो उसमें 5 कार्बन वाली शुगर आएगी, अभी हम उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे। और एक फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फोरिक एसिड जो होता है उसी का एक ग्रुप होता है, और एक बेस होता है स्टूडेंट इसके अंदर, नाइट्रोजीनियस बेस। अब बेस कौन कौन से होंगे वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं उनके स्ट्रक्चर। तो 3 चीजें मिलेंगी स्टूडेंट, इफ शुगर, इफ द शुगर इज ए कंपाउंड रिबोस, अगर शुगर रिबोस है तो इसका जो पॉलीमर है उसे आरएनए बोलते हैं। आरएनए का मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर जो चीनी है स्टूडेंट, जो शुगर है वो रिबोस है। कौन सी शुगर है इसके अंदर, अभी रिबोस का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं।
इसीलिए उसका नाम रखा गया रिबोन्यूक्लिक एसिड। इफ द शुगर इज डिराइव्ड फ्रॉम रिबोस एज डीऑक्सीरिबोस, अगर शुगर डीऑक्सीरिबोस से बनी है तो ये बन जाता है डीएनए, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप के शुगर्स हैं 5 नंबर के, कौन से? एक तो रिबोस, एक डीऑक्सीरिबोस। अभी देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं आपको, अभी आपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया, उसमें बहुत सारे मोनोमर यूनिट मोनोसेक्राइड जुड़े थे आपस में, ग्लाइकोल बॉन्ड बनाए। फिर आपने प्रोटीन स्टडी किया, वो भी बायोपॉलीमर्स थे, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ दिए आपने अल्फा वाले पेप्टाइड बॉन्ड से। अब ये भी मैं कह रहा हूं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको जोड़ने के बाद बनेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? आपने कहा वो 3 यूनिट से बनते हैं। कौन कौन से यूनिट बताए मैंने? 3 कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स में, जरा बताना कौन कौन। 5 carbon sugar phosphate group and nitrogenous base. हाँ, तो ये 3 जो चीजें जुड़ेंगी तब एक न्यूक्लियोटाइड का यूनिट बनेगा, और ऐसे बहुत सारे जुड़ने वाले हैं आपस में, तब जाके बनेंगे न्यूक्लिक एसिड। लेकिन 2 टाइप के मैंने बता दिए, एक डीएनए और आरएनए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इनके अंदर जो शुगर होती है वो डिफरेंट हो सकती है, और दूसरा कोई बेस जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है। जब ये बेस हम डालने जा रहे हैं नाइट्रोजीनियस बेस, तो वो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर है। तो स्टोरी ये थी स्टूडेंट्स कि जब इन्होंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की डीएनए और आरएनए को, तो इन्हें क्या क्या मिला? पेंटेज शुगर मिली। देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैसे पता लगता है किसी चीज की केमिकल कंपोजिशन को? कैसे आपने कह दिया कि स्टार्च के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, आपने उसकी हाइड्रोलिसिस की थी ना, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट्स मिले थे। आपने कैसे कह दिया था कि डाइसाइक्राइड में एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है? आपने उसको हाइड्रोलाइज किया था, उसके प्रोडक्ट्स मिले थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हम डीएनए और आरएनए को हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज क्या होता है? पानी के साथ रिएक्शन कर देंगे। जब हम उनकी पानी के साथ रिएक्शन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें टूटे हुए, तो वहां से हमें पता लगेगा कि ये कौन से यूनिट से बने हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए क्या किया? हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की है। क्या की है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। तो हमें क्या क्या मिला? पेंटेज शुगर मिली, फास्फोरिक एसिड मिला, और तीसरा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिला, जिन्हें हम बेस कहते हैं। तो आपको बात समझ में आई? मैंने क्या क्या स्टोरी बताई है यहाँ देखो, कि यह तो हमें समझ आ गया। देखो ये याद करने वाली चीजें हैं, इसे समझना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ही है जो इस तरह के आते हैं, बताओ कि ये क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये भी पॉलीमर्स हैं, बायोपॉलीमर्स हैं। किसके हैं ये बायोपॉलीमर्स? न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके बायोपॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स के। फिर वो पूछेगा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो आपने कहा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजन ये बेस होता है। अभी उनके नाम बताने जा रहे हैं। अब आपने कहा कि इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसे निकालोगे, तो आप इनको हाइड्रोलाइज कर दोगे। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। तो स्टूडेंट जब इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की गई, किनकी हाइड्रोलिसिस की है मैंने? डीएनए और आरएनए की। ठीक है, इन दोनों की मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी, पानी के साथ इनको रिएक्ट कर दिया। तो हमें क्या क्या मिला? एक तो मिला पेंटोज शुगर, दूसरा क्या मिला स्टूडेंट? फास्फोरिक एसिड, और तीसरा हमें क्या मिला स्टूडेंट? एक बेस मिला। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था, इसमें नाइट्रोजन थी, इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन सी थी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला बेस मिला स्टूडेंट्स। तो 3 चीजें मिली, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? देखो उन्होंने कहा कि इन डीएनए
इन डीएनए जो शुगर मॉइटी है, डीएनए में जो शुगर है स्टूडेंट, उसका वो कौन सी मिली है? बीटा डी ऑक्सी रिबोस। डीएनए ने कौन सी शुगर दी स्टूडेंट्स? क्या नाम लिखा है मैंने? बीटा डी टू डॉक्सी डीऑक्सी डीऑक्सी रिबोस। डीऑक्सी, इसीलिए इसको डीएनए कहा गया, डीऑक्सी रिबोस। अब ये डीऑक्सी रिबोस और आरएनए ने कौन सा शुगर दिया हमें? आरएनए ने, ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, ऑन हाइड्रोलिसिस आरएनए गिव्स व्हाट बेस और व्हाट शुगर? कौन सी शुगर देगा आरएनए? बीटा डी रिबोस। अब देखो इनमें दोनों में कहाँ डिफरेंस है। ये देखो, आपको मैंने हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे ग्लूकोज के लिए, बोलो बनाए थे तुमने साइक्लिक स्ट्रक्चर? हाँ जी और सर। अब ये हैवर्थ स्ट्रक्चर है 5 मेंबर्ड शुगर वाले रिबोस। देखो ये बीटा डी रिबोस है, ये बीटा डी रिबोस है, देख रहे हो? ये 5 मेंबर्ड वाली शुगर है। तो जैसे ग्लूकोज को आपने लिखा था एल्डोहेक्सोस, तो रिबोस के अंदर देखो कि कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, इसलिए इसे 5 पेंटोज कहा गया। पेंटोज का मतलब क्या होता है? ये पेंटोज है, पेंटोज लिखा है ना मैंने, पेंटोज। हाँ जी। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है। हाँ। पेंटोज का मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 दिख रहे हैं, 5 कार्बन आपको। हाँ जी। और यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनी है एक, ये साइक्लिक रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है रिबोस का, ये बीटा डी रिबोस है। अब देखो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सारा कुछ सेम है, एक जगह पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या बता सकते हो तुम दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी पेंटोज है, ये भी पेंटोज है, ये दोनों पेंटोज हैं, 5 मेंबर्ड शुगर हैं। पेंटोज क्या होती है स्टूडेंट? 5 कार्बन शुगर। वो शुगर जिसमें 5 कार्बन है उसे क्या बोलते हैं? पेंटोज। हाँ जी। तो ये पेंटोज है स्टूडेंट, इसके अंदर 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है, इसके अंदर हाँ लेकिन जी। यहाँ पर ये रिबोज है, और ये देख रहे हो डी ऑक्सी रिबोज। हाँ जी। डी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन गैप हुई है कहाँ से? 2 नंबर से। ये 2 नंबर कार्बन देख रहे हो? हाँ जी सर, इधर एच लगा है उधर ओ एच लगा है। हाँ, तो ये ऑक्सीजन हट गई है यहाँ से, ये वाली ऑक्सीजन आउट, इसलिए इसको बोला डी ऑक्सी। डी ऑक्सी, डी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन आउट। कहाँ से आउट हुई है? 2 नंबर कार्बन से। तो इसीलिए इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए इसका क्या नाम है? बीटा डी टू डी ऑक्सी रिबोस। ये यहीं से बनी, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, अगर ऑक्सीजन हट गई तो ये क्या बन जाएगा? बीटा डी टू डी ऑक्सी रिबोस। तो बीटा डी टू रिऑक्सी रिबोस स्टूडेंट, तो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है? बीटा डी रिबोस है या डी ऑक्सी वाली है? क्वेश्चन पूछेगा ये। डीएनए में कौन सी 5 मेंबर शुगर है, उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? पेंटोज। पेंटोज का शुगर का नाम बताओ जो जो डीएनए में है। ये, BD2 डॉक्सी हाँ, राइबोज। ये वाला, ये डीएनए में प्रेजेंट है, ये वाली। और आरएनए में, आरएनए की शुगर का नाम बताओ, वो पूछेगा पेपर में, कौन सा है? बीटा डी रिबोस। तो दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है यहाँ पर कि शुगर चेंज हो गई है, तभी इसका नाम भी हमने चेंज कर दिया है डीऑक्सी। ये रिबोन्यूक्लिक एसिड इज आरएनए, आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बन गया। इनमें शुगर में डिफरेंस पता लग गया, कौन से कार्बन पर है? हाँ जी। कौन से कार्बन पर डिफरेंस है? एट कार्बन। सेकंड ऐसे टू ही क्वेश्चन आते कार्बन। हैं पेपर में, जो 4 चॉइसेस मिलेंगी उनमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, एट कार्बन 2 पर। हाँ जी। तो डीऑक्सी वाले में ऑक्सीजन नहीं है, कौन से कार्बन पर? 2 पर। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, इतना दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आई कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं? एक डीएनए और आरएनए, ये बायोपॉलीमर्स हैं। किसके बायोपॉलीमर्स हैं स्टूडेंट्स? किसके बायोपॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं स्टूडेंट, वो हम इनकी जब हाइड्रोलिसिस की गई तो क्या क्या प्रोडक्ट मिले? 3 चीजें मिली, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और एक बेस। बेस कौन से हैं वो भी अभी हम देखते हैं। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया?
आगे चलूं? हाँ जी ये स्ट्रक्चर देखो, ये है बर्थ वाले, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बताया, ये क्वेश्चन आ सर, गया। याद करने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नाम पता होने चाहिए और कौन सी हाँ जी। पोजीशन पर कार्बन में चेंज आई है। ओके। अब उसने ये पूछा कि डीएनए में कौन सी 5 मेंबर शुगर है, बस नाम बताना है, स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना एग्जाम में। तो डीऑक्सी में कौन सी है? बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोस। और आरएनए में कौन सी है? बीटा डी रिबोस। ये शुगर का नाम पता होना चाहिए, समझ में आ गई? सिर्फ नाम पता होने चाहिए, बस उनके स्ट्रक्चर नहीं बनाने पेपर में। अब एक तो मैंने तुम्हें न्यूक्लियोटाइड्स बता दिए मैंने, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हाँ जी। और जब ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेंगे? न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए, दो बताए मैंने। इसके अंदर कौन सी शुगर है? बीटा डी पेंटो, बीटा डी 2 डायो, बीटा डी रिबोस। और इसके अंदर कौन सी है? बीटा डी 2 डाईऑक्सीराइबोस। डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आउट, बीटा डी डीऑक्सी रिबोस। और स्ट्रक्चर दोनों के हमने दिखाया इसलिए आपको कि दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स का तो पता लग गया कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर? 3, कौन कौन से? 5 कार्बन शुगर और उसका फास्फोरस फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनके स्ट्रक्चर भी हम दिखाएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक बेस, ठीक है? ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे इसके अंदर। अब देखो कि अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड बताया, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। अब ये पूछेगा पेपर में दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है स्टूडेंट, इट इज अ स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का एक सब यूनिट होता है। द हेरिडिटी कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर शुगर होती है और लिंक टू नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ये शुगर है 5 मेंबर, और इसके साथ एक बेस लगा हुआ ये बेस, यहाँ पर बेस मैंने दिखाया, ये बेस। शुगर और बेस को जब मिलाते हैं स्टूडेंट, मिलके 2 चीजों का बना होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी। इसमें कितनी है? 2। कौन कौन से? शुगर और बेस। शुगर है और बेस है स्टूडेंट्स, ये बेस है। कौन से बेस है भी दिखाएंगे हम, बेस हेटेरो सीखने वाले। तो यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू, कौन से पोजीशन पे अटैच हुई है, देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पोजीशन होता है। यहाँ पे मैंने 1 डैश लिखा है, मतलब क्योंकि इसके अंदर भी नंबरिंग होती है, इसके भी इन्होंने 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर कहा है। यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। In nucleoside, the sugar carbons are numbered 1 dash, 2 dash, 3 dash in order to distinguish these from bases. देखो बेस के अंदर भी कार्बन होते हैं, इसके अंदर भी, तो उनके कार्बन को 1 2 3 नंबर दिया, तो इनको 1 डैश 2 डैश और 3 डैश नंबर हमने दे दिया। तो 1 डैश जो कार्बन है स्टूडेंट शुगर का, वहां पर बेस जुड़ा है। कहाँ पर जुड़ा है बेस? 1 डैश कार्बन पर। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो आपको क्वेश्चन उसने ऐसे पूछा पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, what is the difference between nucleoside and न्यूक्लियोटाइड? क्या डिफरेंस है बताओ से जल्दी से, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में क्या सर, डिफरेंस? एक में 3 कंपोनेंट्स है, एक में 2 है और 3 हम में वो कंपोनेंट के नाम हमें लिखने पड़ेंगे। बोलूं सर? न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट बेस
phosphate group, containing nitrogenous heterocyclic base. नाइट्रोजिनस बेस और फिर न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस। हाँ, धीरे धीरे ये मैं तुम्हें याद ही कराता रहता हूँ ताकि तुम्हें याद ही हो जाए, लेक्चर के अंदर ही तुम्हें याद हो जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर बेस और ये न्यूक्लियोसाइड में बेस और ये कौन से पॉइंट पे जुड़े हैं? अटैचमेंट कार्बन फर्स्ट वन डैश वन डैश कार्बन 1 डैश पे जुड़े हैं, जो ये बेस और शुगर, ये 1 डैश लिखा हुआ है मैंने, 1 डैश कार्बन शुगर का उससे जुड़ा है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं डीएनए एंड आरएनए, फिर क्या हुए? हमने कहा डीएनए आरएनए आर पॉलीमर्स। इन द केस ऑफ डीएनए ऑफन वेरी लॉन्ग पॉलीमर्स एंड आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। कौन से मोनोमर्स हैं इनके अंदर? न्यूक्लियोटाइड्स। व्हेन these monomers combine, the resulting chain is called polynucleotide. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने पॉलीसैकेराइड्स पढ़े थे, कितने बहुत सारे जुड़ गए, 100 से भी ऊपर जुड़ गए थे उसमें। तो इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मोनोमर वाले आपस में जुड़ेंगे तो ये बना देंगे स्टूडेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है यही तो डीएनए और आरएनए है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ईच न्यूक्लियोटाइड जो होता है स्टूडेंट, ईच न्यूक्लियोटाइड जो हम ये कह रहे हैं, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के? नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड एटलीस्ट 1 फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीजें हैं इसके अंदर। शुगर मॉलिक्यूल हैज ए सेंट्रल पोजीशन इन द न्यूक्लियोटाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो चीनी जो है ना शुगर वाला, ये बीच में होता है, इनके सेंट्रल पोजीशन लिखी है ना मैंने, इन द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्वेश्चन ये आया था कि शुगर, इनका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट? तो आपके पास क्या क्या है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन। तो आपका यहाँ पे फॉस्फेट होगा ग्रुप और इसके बीच में शुगर आएगी। कौन सी है ये? 5 पेंटोस। और इसके आगे का आएगा बेस, हेट्रोसाइक्लिक बेस स्टूडेंट। और ये कौन सा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसमें जिसमें नाइट्रोजन होती है। तो ऐसे है इनका सीक्वेंस, समझ में आया? बीच में शुगर कहां पर है? बीच में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका सीक्वेंस। आपको दिख गया कि शुगर की सीक्वेंस क्या है? बीच में है शुगर, किसके? फॉस्फेट ग्रुप के। और ये बेस जो होता है, बेस, इनके दोनों के बीच में शुगर होती है। ये सेंट्रल पोजीशन लिखी है ना मैंने, नोट कर लिया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। देखो जैसे तुम सैंडविच बनाते हो ना, सैंडविच, उसके अंदर जो लेयर आपने डाली है ना चीनी वाली, वो जो जैम लगाया ना, मीठा मीठा चीनी, वो मतलब वो याद कर लो कि जब आपने सैंडविच बनाया और उसमें जैम लगाया, जैम तो मीठा होता है ना, उसमें चीनी होती है, तो वो बीच में आती है ना ब्रेड के, तो जो चीनी आएगी ना वो बीच में आएगी। अब उसने क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि सीक्वेंस बताओ, तो ये समझ नहीं आई स्टूडेंट्स को, क्योंकि किसी ने ये पॉइंट नोट नहीं किया था कि ये शुगर सेंटर पे होती है। एक तरफ फॉस्फेट होगा, एक तरफ बेस होगा, उसके बीच में शुगर होगी 5 मेंबर वाली। समझ में आ गया? तो बेस होता है सेंट्रल पोजीशन न्यूक्लियोटाइड विद बेस अटैच्ड टू वन ऑफ इट्स कार्बन्स एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू अनदर। एक कार्बन के साथ बेस लगा हुआ है और एक कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो कि क्या मैं बता रहा हूं, यहां पर देखो, ये देख रहे हो, ये शुगर है ना, ये शुगर पेंटोस। हाँ जी। कौन कौन सी मैंने बताई? 2 ही तो बताई हैं, एक बीटा डी रिबोस बीटा डी और दूसरी बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस। डी ऑक्सी राइबोस, याद हो गया। यहां पर ऑक्सीजन हट गई है 2 नंबर कार्बन से, इसमें से। तो ये किस में? आरएनए में है या डीएनए में है? डीएनए में। ये डी ऑक्सी
डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड ही तो कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, आर रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलो दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है। ये शुगर है, ये बेस है, दिख रहा है बेस, और ये क्या है, फॉस्फेट लिंकेज। ये फॉस्फेट ग्रुप दिखना शुरू हो गया, PO4 वाला दिख रहा है ना, फॉस्फेट ग्रुप। हाँ जी। तो यहाँ पर ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। तो यहाँ पर ये बेस है, और ये कौन सा लिंकेज है, फॉस्फेट, इसे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है स्टूडेंट्स। ये मैंने लिखा फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन, कौन से कार्बन पे बीच पे आई है, 5' एंड 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का 5' कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, 5' कार्बन किसका, पेंटोस शुगर का। उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ पे क्या हुई है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज हुई है बोलो स्टूडेंट्स। और हाँ दूसरा जी। कौन सा बता रहा हूँ, 3' कार्बन, 5' एंड 3' कार्बन atoms of pentose sugar. The nucleotides are joined together by 5 phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon of the formation of typical dinucleotide is shown. इस, इसके नीचे ये 3' है, इसके नीचे भी ऐसे लिंकेज होती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का तो पता लग गया आपको, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 3। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, सिंपली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियो बेस एंड 5 कार्बन शुगर। दोनों में से एक ही होगी, रिबोस होगी या 2 डीऑक्सी रिबोस होगी। वेयर एज न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियो बेस, 5 कार्बन शुगर एंड 1। दोनों में डिफरेंस पूछा था ना, दोबारा से लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस, अच्छा, ओके सर। ये डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मैं कह रहा हूं, और न्यूक्लियोसाइड कह रहा हूं। इसमें एस है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, शुगर और बेस है, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं, 3 कंपोनेंट्स। कौन से, ये दिखाए मैंने, फॉस्फेट लिंकेज है, हाँ जी, हाँ जी। शुगर है और बेस है। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑल अवर लिविंग बींग्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, जो डीएनए और आरएनए होते हैं। तो डीएनए और आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने। आगे चलूं, हाँ जी। अच्छा ये सब चीजें याद करने वाली, कोई भी क्वेश्चन आएगा इनमें। अब देखो कि जो डीएनए होता है ना, उसमें 4 बेस होते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं स्टूडेंट, ये 4 बेसिस के नाम मैंने बताए हैं। ये जो मैंने अभी बताए थे ना, आपको हेट्रोसाइक्लिक बेस हम लिख रहे थे, वो यहाँ पे दिखाए हाँ गए हैं। जी। एक प्यूरिन्स वाले होते हैं, एक पेरिमिडीन्स होते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है हमें एग्जाम के लिए, लेकिन नाम पता है। ये एडिनाइन है, गैनिन है, इसे साइटोसिन कहते हैं, ये थाइमिन है, और यूरासिल है। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें कहते हैं AGCTU। इनकी शॉर्ट नाम है इनके AGCTU। यू कौन सा है, यूरासिल है। टी कौन सा, थाइमीन है। तो ये इनके नाम है स्टूडेंट। ए वाला इसको बोलते हैं एडिनाइन, एडिनिन ए, इसका स्ट्रक्चर ये है। ये प्यूरिन्स के क्लास को बिलोंग करते हैं। इसकी डिटेल में स्टडी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम याद करो। जी वाला है GUANINE, इसको क्या बोलते हैं, सीटोसिन
C14 कौन सा, थाइमीन, और ये वाला कौन सा है, फोर्थ, यूरासिल, यूरासिल। तो डीएनए और आरएनए में कितने बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो एक एक बेस का डिफरेंस है। दोनों डीएनए में कितने हैं, 4 बेसिस होते हैं। कौन कौन से मैंने बताए, ए, जी, सी और टी। ये वाले बेस कौन से किसके अंदर है, डीएनए में। ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब गिनिन, सी सीटोसिन और चौथा थाइमीन। ये 4 बेस किस में प्रेजेंट है, डीएनए में। और आरएनए में क्या होते हैं, इसमें भी 4 बेसिस होते हैं, लेकिन एक बेस बदल जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बेस होता है जो डीएनए में है और आरएनए में नहीं है। तो आरएनए में क्या होता है कि पहले 3 बेस सेम है, ये वाले 3 बेस सेम है, लेकिन थाइमन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल होता है। तो इसमें क्या हुआ, ए जी सी, ये टी नहीं है, टी की जगह यू आ गया, यूरासिल आ गया। तो कौन सा बेस है, जो क्वेश्चन ये आया था, नेम द बेस which is not present in DNA present in RNA। कौन सा है ये बेस जो आरएनए में है और डीएनए में नहीं है, यूरासिल। यूरासिल। यहाँ पे एक चेंज हुई है बस, ये देख रहे थे ना लास्ट वाले, यहाँ पर हाँ जी। पहले 1 2 3 4 मैंने डीएनए में लिखे, यहाँ पे लिखा है ना डीएनए, और फिर आरएनए में क्या हुआ, ये वाला नहीं है और इसकी जगह ये आ गया। तो पहले 3 सेम और चौथा चेंज हो गया। हाँ जी। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, फिर आएगा। जो भी पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट कर लो, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर कौन से आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम्हें समझ में आ गया कि एक ऐसा बेस है जो कि आरएनए में प्रेजेंट है और डीएनए में नहीं है। या कोई पूछेगा बताओ 4 कौन कौन से बेस प्रेजेंट हैं डीएनए में, 4 कौन से बेस प्रेजेंट हैं आरएनए में। शुगर का नाम बताओ जो डीएनए में प्रेजेंट है, शुगर का नाम बताओ जो आरएनए में प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है। अब ये तुम्हें समझ, तुमने नोट कर लिए सारे। हाँ जी। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसा बना जैसे यहाँ पे दिखाया, ये फॉस्फेट लिंकेज देख रहे हो, कार्बन 5 से हुई, ये शुगर पेंटोस, और ये बेस, ये बेस, ये कार्बन 1 पे बेस है। इन दोनों, इन बेस और फॉस्फेट के बीच में शुगर, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये एक मोनोमर है, किसका मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड्स का। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने क्या बताया, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्टूडेंट्स। किसके, इसके, ये जो यूनिट दिखा रहा है इसी के लिंक जो होने वाले हैं बहुत सारे, कितने, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो अपना एक बना लेंगे, अपनी एक चेन बना लेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर प्राइमरी, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया था ना प्रोटीन का, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बना था, अमीनो एसिड की सीक्वेंस बन गई थी। तो यहाँ भी एक ये जुड़ के सीक्वेंस बनाने वाले हैं, और यहाँ वहां पर आपने पेप्टाइड बॉन्ड थे, ये डाई एस्टर बॉन्ड से जुड़ने वाले हैं। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डाई एस्टर बॉन्ड। इनकी जो लिंकेज है वो कहाँ पे हो रही है, डाई एस्टर बॉन्ड से। समझ में आई स्टोरी। जब मॉलिक्यूल जुड़ने जा रहे हैं कितने सारे, बहुत सारे, ये वाले, ये तो एक मोनोमर है जो मैंने दिखाया है। ऐसे 100 मॉलिक्यूल, 1000, कितने, 200 300 ऐसे जुड़ गए। कैसे जुड़ेंगे, एक डाई एस्टर बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ से लिंकेज होने वाली है। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो ये नोट कर लिया तुमने कौन कौन से 4 बेस हैं। कुल 5 हाँ बेस जी दिखाए, सर। 4 होते हैं, 3 तो सेम होते हैं, एक चेंज होता है दोनों में। नोट हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो कि हुआ क्या, ये देख रहे हो तुम, फास्फेट ग्रुप है, ये शुगर है, ये बेस है, ये एक और मॉलिक्यूल आया। अब ये दो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ कि दो
यूनिट जो है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट ये आपस में जुड़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सी लिंकेज हुई है, ये क्वेश्चन पूछेगा। लिंकेज बताओ, क्या लिंकेज लिखा है, जल्दी से बताओ, मैंने कौन सी लिंकेज लिखी है, नाम पढ़ के बताओ। ये क्या डाइन्यूक्लियोटाइड। लिखा है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। लिंकेज का नाम बताओ, फास्फो। अच्छा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हाँ हाँ। ये लिंकेज पे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ। स्टार्च में कौन सी लिंकेज हुई थी, बताओ। ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसाइड, लिंकेज। प्रोटीन में कौन सी हुई थी, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सी हो रही है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ऐसे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होती जाएगी, एक मॉलिक्यूल, 2, 3, 4, ऐसे 100 जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। कौन से बताए मैंने, 2 ही तो बताए तुम्हें, एक डीएनए एक आरएनए, दोनों में डिफरेंस तुम देख रही हो, ये क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में, डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछा जाएगा। तो शुगर देख ली, और एक बेस भी मैंने बता दिया कौन सा डिफरेंट होता है, कौन सा होता है डिफरेंट बेस, कौन सा बेस डिफरेंट था दोनों में, डीएनए और आरएनए में, जल्दी बताओ। यूरासिल, हाँ यूरासिल, दूसरे एक में थाइमीन था, दूसरे में यूरासिल। थायमीन, थाइमीन और दूसरे में यूरासिल। अब लेक्चर के साथ साथ ही याद हो जाएगा, तुम्हें याद हो रहा है ना, मतलब इसीलिए याद करवा रहा हूँ, याद करते जाओ, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, यही क्वेश्चन पेपर में 4 चॉइस दे देगा कुछ देख। तो अब देखो, 2 जब जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये देख रहे हो कि ये मेरी शुगर है, ये बेस है, ये 5 कार्बन, ये 5वें नंबर पे ये एस्टर वाला जुड़ा है। अब ये 3 नंबर पे देख रहे हो, 3 नंबर शुगर का, यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज हुई है 3 नंबर पर। ये C3 कार्बन था ना उसका, 3 डैश वाला, 3 डैश वाला, क्योंकि इसके नंबर मैंने दिए थे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ठीक, इसका नंबर कैसे दिया था, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये 5 डैश। तो 5 डैश पे ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बना, और फिर 3 डैश पे बना है, देख रहे हो, और 3 डैश पे बन रहा है ना यहाँ पर, और फिर 5 डैश पे ये 5 डैश कार्बन इसके साथ बना है। तो इस तरह से डाइएस्टर लिंकेज हो गई, और ये चलती रहेगी, ये डाई बना है, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये और भी मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड के और भी मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, बेस था, शुगर थी, फॉस्फेट था, फिर शुगर आई, फिर बेस, फिर फॉस्फेट, एन टाइम्स, एन टाइम मतलब 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, फिर ये आगे लिंकेज चलती रही। तो ऐसे ये जब जुड़ते जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आई, ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं है पेपर में, सिर्फ आपको शो कर रहे हैं हम, लिंकेज सिर्फ पूछते हैं वो कहाँ पर लिंकेज हो रही है। आपने नोट कर लिया, सर किस वाले पे हो रही है लिंकेज, फिर से बताना। यहाँ पर जब ये 2 जुड़े हैं, ये कार्बन 3 डैश देख रहे हो, हाँ जी, इस पे ये लिखा है ना फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, और ऊपर 3 वाले में क्या डैश। हुई है, 5 डैश पर। तो 3 डैश और 5 डैश कार्बन का शुगर जो है वो जुड़ रहा है, ओके सर। और बेस कहाँ पे जुड़ा है, 1 डैश पर, ये 1 डैश था, ये 2 डैश था, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, और ये 5 डैश, बेस 1 डैश पे जुड़ा है। तो डाई एस्टर लिंकेज कहाँ हुई है, एक 5 डैश कार्बन पर 3 और और दूसरा 5। 3 डैश कार्बन पर, ऐसे नीचे चलती जाएगी चेन, ये चेन चलती जाएगी। ये 3 डैश है ना, यहाँ पे फिर आ जाएगा ऐसा एक ग्रुप और, इस तरह से ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। तो लिंकेज कौन सी है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 5 मेंबर की शुगर मिलेगी, एक बेस मिलेगा, 4 बताए हैं ना, 4 में से कोई भी एक आएगा बाहर, और भी आएंगे, मतलब डिफरेंट बेस हैं तो, और एक फास्फोरिक एसिड मिलेगा, ये दिख रहे हो फास्फोरिक एसिड बन रहा है ऊपर, हाँ ये 2 माइनस लगे हुए हैं, H3PO4। तो ये फिर जुड़ के बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी, न्यूक्लिक एसिड की चेन बन जाएगी, उसे ही क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। यहाँ तक हमारी स्टोरी क्लियर हो गई। इनके स्ट्रक्चर नहीं बनाने पेपर में, लेकिन याद कर लो लिंकेज कहाँ कहाँ हो रही है।
अब देखो कि यहाँ पे हमने फिर शो करने की कोशिश की है कि लिंकेज कहाँ हुई है। ये वाला मेरा बेस था, ये देखिए, ये इसके OH और H, ये वाटर बाहर निकल जाएगा और ये लिंकेज हो गई यहाँ पे। वहां पे भी पानी बाहर आया था ना, तो लिंकेज हो गई थी। यहाँ पे ये डाई एस्टर, फास्फोडाई एस्टर लिंकेज हो रही है, देख रहे हो, ये वाटर आउट, तो ये लिंकेज हो गई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, फास्फोडाई एस्टर लिंकेज, फास्फोडाई एस्टर लिंकेज। इस तरह से ये लिंकेज चलती रहेगी। आपको शो करने के लिए ये इमेज दिखाई गई है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने अब आपको जो ये बताया कि DNA और RNA जो है वो कैसे बने हैं, ठीक है, और इनका सिंप्लीफाइड वर्जन हमने दिखा दिया। क्या क्या दिखाया, DNA और RNA। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने बताया था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड्स का, जैसे DNA या RNA का, वो होती है जो सीक्वेंस आपके सामने आ रही है न्यूक्लियोटाइड्स की। तो वो जब चेन बन जाएगी, तो वो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उस चेन को हम क्या कहते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लिक एसिड का। अब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट? मैंने क्या बताया, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स is called the primary structure of the nucleic acid। जैसे कि आपको हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का भी बताया था ना, प्रोटीन का। अब उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बताया था, इनका भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, ये दिया था जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। उन्होंने कहा कि डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया DNA का। DNA का क्या स्ट्रक्चर दिया स्टूडेंट, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया उन्होंने DNA का। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसी दो चेन बनेंगी, एक चेन जैसे बन गई न्यूक्लियोटाइड की, एक और बनी, तो टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स are wound student about each other, ठीक है, and are held by, important point है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, and are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स between pairs of bases। देखो बेस है, एक चेन बनी, दूसरी चेन बनी, अब ये आपस में क्या हो गए, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स बन गया। क्यों बना, उनके अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास दो चेन बनी, ठीक है, और फिर सर एक बार लास्ट पेज दिखा दो, नोट कर लो। दो चेन बन रही हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की एक चेन है, दूसरी चेन है, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेंगे कि ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा दो न्यूक्लिक एसिड चेन्स के, क्योंकि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं उनके बेसिस के अंदर। द टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो, फिर तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। कर लिया सर।
अब हम ये आपको मैंने कहा कि पहली चीज मैंने बताई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, प्रोटीन में भी मैंने बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था, याद है? तो प्राइमरी हाँ स्ट्रक्चर जी। में आपको मैंने क्या कहा कि इनकी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, ठीक है? क्या बनी है इसमें? प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन किस बारे में है? सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन, चेन एक चेन बन रही है ना, माला, जैसे माला होती है, एक मोती दो मोती ऐसे 100, अगर 100 200 400 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं आपस में, तो उनकी एक सीक्वेंस होगी ना जिसमें वो जुड़ रहे हैं। जब हमने दिखाया आपको कहाँ कहाँ लिंकेज हो रही है, कौन सा बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा दिखाया, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होती जा रही है। 4 बेस हैं, एक बेस तो है नहीं, देखा आपने? 4 बेस एक में है डीएनए में, और 4 ही उसमें है आरएनए में। तो बेस डिफरेंट होते जाएंगे तो क्या होगा, फिर सीक्वेंस भी बदल सकती है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कह दिया। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये किसने दिया था? जेम्स वाटसन उसका नाम है, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। जेम्स वाटसन स्टूडेंट एंड फ्रांसिस, फ्रांसिस उसका क्या नाम था, क्रिक, ये दो थे। उन्होंने इस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए बताया। क्या डिस्कवर किया? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स, जो 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स होती हैं, दे आर वाउंड अबाउट ईच अदर, वाउंड अबाउट ईच अदर, एक हेलिक्स बन जाता है। इसकी डायग्राम आपकी बुक में है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, पेपर में कोई डायग्राम बनाने को नहीं कह रहा, लेकिन समझ लो 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स वाउंड अबाउट ईच अदर, ठीक है, बाई एंड आर हेल्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस, बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस। 4 बेसिस बताए हैं, उनके अंदर वो हेल्ड अप हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। लेकिन द 2 स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकती, स्पेसिफिक बेसिस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है स्टूडेंट्स, दे आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, फिर आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन specific pair of bases, specific pairs of bases, सभी बेसिस में नहीं, स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि एडिनाइन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन, ए वाला जो है वो टी के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ए वाला बेस कौन सा था, क्या नाम था ए वाले का, क्या लिखवाया था मैंने, एडिनाइन, एडेनाइन, और ये कौन सा था, थाइमाइन। थाइमाइन, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ए टी के साथ बनाता है और टी ए के साथ, वेर एज सी जो है वो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद जी। तो ए टी सी जी मतलब ए टी के साथ बनाता है, टी ए के साथ बनाता है, और सी जी के साथ, जी सी के साथ, मतलब ये कंप्लीमेंट्री होते हैं और दूसरों के साथ नहीं बनते। सी वाला, सी का क्या नाम था, कौन सा बेस था, क्या मैंने लिखा था? साइटोसिन, और जी, साइटोसिन, जी कौन सा था, गुआनिन। गुआनाइन। तो ये कंप्लीमेंट्री होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। 2 चेन्स थी आपस में, 2 स्ट्रैंड थे, वो कंप्लीमेंट्रीली आपस में एक हेलिक्स बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ये याद रखना, ए टी
सी जी, ए टी के साथ, और सी किसके साथ गया, जी के साथ। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में। सीक्वेंस देख रहे हो, ये कंप्लीमेंट्री है। ए जी के साथ नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी के साथ बनाएगा और सी जी के साथ बनाएगा। नोट कर लिया ये। हाँ जी सर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। तो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए हेलिसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए में डबल स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता। ये डीएनए में हुआ था, ये किसका था, डीएनए का, ठीक है। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिसेस, हेलिसेस बनते हैं उसमें, बट दे आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए क्या होता है, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। स्टूडेंट डिफरेंस पता लग गया, हाँ जी। वो डबल हेलिक्स है। तो वो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसका सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए का, आरएनए का, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कई बार आपस में फोल्ड कर लेते हैं ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए मॉलिक्यूल्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल, 3 टाइप के। एक होता है, कौन कौन से, आरएनए एम, ये क्या कौन सा होता है, इसे क्या बोलते हैं, मैसेंजर। बॉडी के अंदर ये मैसेंजर का काम करते हैं आरएनए वाले। और एक होता है आरएनए आर, रिबोसोमल। आरएनए आर वाला होता है। आर किसके लिए है, इसको बोलते हैं रिबोसोमल, रिबोसोमल स्टूडेंट्स। और एक तीसरा भी होता है, वो क्या होता है, टी आर एन ए। इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं बॉडी के अंदर जो ये बनते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए कहते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन बनाता है, डीएनए, आरएनए नहीं बनाता, आरएनए नहीं बनाता स्टूडेंट्स। हेलिक्स का डबल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, दोनों में से क्या सर? RNA। तो आजकल जो मेन इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये किस लिए यूज होते हैं, आपको पता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं स्टूडेंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है स्टूडेंट, कि जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं ऑन डीएनए या यूनिक होते हैं फॉर ए पर्सन। सीक्वेंस, जो सीक्वेंस जो सीक्वेंस होती है स्टूडेंट ऑफ बेसिस, ऑफ बेसिस इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो बेसिस की सीक्वेंस होती है स्टूडेंट, ये यूनिक होती है फॉर ए पर्सन, ठीक है। इज यूनिक फॉर ए पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इट इज सेम फॉर एवरी सेल, इट इज सेम फॉर एवरी सेल स्टूडेंट, ठीक है। एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड स्टूडेंट, ये चेंज नहीं की जा सकती। तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है फॉर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, डिटरमिन द पैटर्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये कहते हैं ना कि बच्चा किसका है, इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट डीएनए टेस्ट है। डीएनए टेस्ट तुमने सुना है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका भी डीएनए टेस्ट, वो डीएनए चेंज नहीं हो सकता। डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है, टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, टू रीराइट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो अब ये फिंगर, पहले जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है बाय सर्जरी, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे अच्छा टेस्ट है डीएन फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएन फिंगरप्रिंटिंग जो है ये सबसे क्लियर टेस्ट है स्टूडेंट। इनसे पेरेंट पैटर्निटी भी डिटरमिन कर सकते हैं इंडिविजुअल की। क्योंकि ये क्या होता है कि जब ट्रांसमिशन होती है तो आपको पता ही है कि डीएनए जो होते हैं सेल में, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन बायो में है, तो
जो डीएनए और आरएनए हैं उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस भी बायोलॉजी में स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हमने तो आपको बता दिया कि डीएनए आरएनए क्या होते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, किस किस कंपोनेंट के ये बने हैं और इन ये कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और इनके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल्स का। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमने क्या स्टडी करना है, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ जी सर। ओके देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट।